सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ भी कुछ इफेक्ट होता है। किसका? ये गैस्ट्रोपैरेसिस, मतलब वो डिस्टर्ब होते हैं तो हमारी जो स्टोमक की एम्पटिंग होती है वो डिले हो जाती है। मुझे समझ नहीं है आपका क्वेश्चन। मतलब हमारे जो सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हाँ। अगर डिस्टर्ब होना तो उसकी वजह से भी स्टोमक की जो एम्पटिंग है वो डिले हो जाती है। आप देखें कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है या ब्रेन सिस्टम, वो आपका एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और उस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब ये है कि नथिंग इज हैपन विदाउट हिम। तो उसमें ये है कि किसी तरह का भी कोई मसला होता है उसमें, तो अल्टीमेटली आपका पूरा सेटअप डिस्टर्ब होगा। मीन के आप अगर आंख झपकाते हैं ना, उसका भी सिग्नल ब्रेन से आ रहा है। तो अगर इसी तरह स्टोमक के जितने भी मीन के वॉल है, SES को देखें, या मीन के स्टोमक की अब्जॉर्प्शन को, या इंजाइम की रिलीज को देखें, तो सारों से सिग्नल जो है आपको ब्रेन से मिल रहा है। अगर सिग्नल सही नहीं मिल रहा तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट है। आप कोई भी बॉडी का सिस्टम ऐसा नहीं कह सकते कि जो मीन के हमारे ब्रेन सिस्टम से लिंक्ड ना हो, तो वो तो उसके बगैर तो कोई है ही नहीं। तो आप ऐसा है कि जैसे मिसाल के तौर पर आप एक सेंट्रल सिस्टम है मीन के ट्यूब्स वगैरह का, जैसे पानी का, तो अगर मोटर बंद है तो कोई वो नहीं है, पंप नहीं चल रहा तो कहीं भी नहीं जाएगा। एक चीज़ ये मीन के ब्रेन का, और दूसरा हार्ट का। इसके बगैर जब ये दोनों की मीन के काम ना करने का मकसद जो एंड है ना, वो डेथ है। अगर मीन के दूसरा कोई भी बॉडी का, लिवर है, किडनी है, स्टोमक है, हर चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन बॉडी चल सकती है। लेकिन ये दो ऐसी चीज़ें हैं, अगर ये दोनों अगर काम नहीं कर रहे तो बॉडी काम नहीं कर सकती, क्योंकि ब्रेन ने सिग्नल देना है, और जो ब्लड के ज़रिए आपके तमाम जो न्यूट्रिएंट बॉडी की हर सेल की रिक्वायरमेंट है वो ब्लड के थ्रू होनी है। इन दोनों में से अगर कोई भी डिस्टर्ब होता है तो उसका एंड जो है ना, वो मीन के फेलर है। तो इसके अलावा जो हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, अक्सर जो हम कर रहे हैं यहाँ पे साउथ पंजाब की जो प्रॉब्लम है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के हवाले से, तो उनकी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मोस्टली आप चीज़ें आप लोगों को पता है। हम उसमें देखेंगे कि कौन सा न्यूट्रिएंट के हवाले से कौन सी डाइट जो है उनके लिए बेनिफिशियल है, और कौन सी जो है उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है, और ये क्या होते हैं। इसमें आप लोग मेरे ख्याल में सब लोग विजिट कर चुके हैं। अक्सर जब भी हम जाते हैं फाइल देखते हैं तो COPD लिखा हुआ होता है। COPD का मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसमें फिर जो है ना, दो चीजें होती हैं। एक होती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, और दूसरी होती है एम्फीसीमा। जो मेन के इन दो कंडीशन में, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में ये होता है कि जो हमारे ब्रोंकियोल्स ट्यूब हैं, ट्यूब्स वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, इनके स्वेलन हो जाती हैं। और एम्फीसीमा में ये होता है कि जो हमारे लंग्स टिश्यू हैं वो डैमेज हो जाते हैं। इनके दोनों जो है ना इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारे लंग्स को कर रहे होते हैं। तो और इसमें ये है कि जो सबसे अहम चीज़, और दूसरी इसमें एक चीज़ है निमोनिया, जो अक्सर कॉमन होता है। निमोनिया में क्या होता है, जो हमारी एयर सैक्स हैं उसमें या फ्लूइड या एयर वो इनके सस्पेंस हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी इन्फ्लेमेशन और जो उनका वर्किंग है वो डिस्टर्ब होती है। अब इसमें ये है कि जो हम मेन डिस्कस करते हैं कि इसकी वजह सबसे बड़ी वजह जो है वो ओबेसिटी है, जितनी भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। दूसरे नंबर पे स्मोकिंग है। स्मोकिंग एंड ओबेसिटी के जो केसेस हैं या लोग हैं वो ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं इस डिजीज़ में। अब
हम इसे काफ़ी बार देख चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। अब जो मेन है वो हमें डाइट इनको कैसी देनी चाहिए। और इसमें ये है कि निमोनिया है या COPD है, तो इसमें ये हो रहा होता है कि आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का फ्लो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। इसमें कॉमनली जो चीज़ डेफिशिएंट होती है वो HB और दूसरा जो विटामिन डी। तकरीबन 50% जो लोग हैं इसके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के विटामिन डी डेफिशिएंट पाए गए हैं। तो अब हम अगर डाइटरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हम इन्हें कौन सी खुराक देनी है, कौन सी खुराक नहीं देनी, तो इसमें यह है कि क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो आउटपुट होता है वो बहुत कम होता है और उसकी सबसे बड़ी वजह होती है आपके कार्बोहाइड्रेट्स। तो जब भी आप इन ऐसे पेशेंट को ट्रीट करें तो कम से कम कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक जो है वो कम से कम रखना है जब इनके इसमें है। तो कार्बोहाइड्रेट्स कम, तो और फिर ज़्यादा क्या होने चाहिए आपका फैट और प्रोटीन, फैट एंड प्रोटीन ज़्यादा हो। उसकी वजह ये है कि जो फैट एंड प्रोटीन है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड एज कंपेयर टू फैट एंड प्रोटीन, कार्बन डाइऑक्साइड कम पैदा करते हैं। तो उसको इनके इस लोड को कम करने के लिए हमारी जो फूड होनी चाहिए वो ज़्यादा फैट एंड प्रोटीन पर मुश्तमिल होनी चाहिए। तो फैट एंड प्रोटीन के साथ जो है फाइबर रिच हो और कार्बोहाइड्रेट्स कम और विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन डी और कैल्शियम रिच फूड हो। तो अगर हम जब इनकी डाइटिंग प्लानिंग करें तो हमारी फूड में ज़्यादा से ज़्यादा मीन के कैल्शियम, मीन के मिल्क है या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, इसी तरीके से कैल्शियम और विटामिन दोनों के हवाले से। और दूसरा है फिश ऑयल। फिश ऑयल के एक तो मीन के जो हम फिश कंज्यूम करते हैं, फिश ऑयल आपको पता है कि फिश ऑयल कौन सा होता है जो हमारा यही फिश में मौजूद होता है, यही जो उसकी स्किन होती है ना उसमें जो ऑयल होता है वही होता है फिश ऑयल। ये भी है, लेकिन जो इसका सबसे ज़्यादा जिसका सोर्स नहीं जो इनके ज़्यादा इफेक्टिव है वो जो इनकी आँखों से निकाला जाता है फिश ऑयल, वो ऑयल जो है वो ज़्यादा रिकमेंड भी किया जाता है, उसी के कैप्सूल वगैरह या उसी के होते हैं। तो जितने भी ये पेशेंट हैं हम उनको ईजिली जो है ओमेगा 3 कैप्सूल रिकमेंड कर सकते हैं दिन में एक बार, और वो फैटी फूड के साथ लें। जो जब फैट मिसाल के तौर पर मछली अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके साथ, अगर कोई सूप वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके साथ जो है ना एक कैप्सूल ले सकते हैं। ओमेगा 3, ये ओमेगा 3 के नाम से ही मिलता है मार्केट में, ओमेगा 3 फिश ऑयल। काफ़ी सारी कंपनियां, हमदर्द का भी है, CCL का भी है, काफ़ी सारी हैं, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अगर मीन कि आप लोग जब भी डाइटरी प्लानिंग करें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की, उसमें आप एक वाइट है और दूसरा जो है आप अक्सर हम रिकमेंड करते हैं, मैंने कल वैसे पहले स्टडी किया था, कल से थोड़ा मैं एक दो दूसरी बुक से डीपली देखा है, तो अक्सर हम कर रहे थे अगर उसे है मीन के डायबिटिक है तो फिर आप उसे हनी से थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर डायबिटिक नहीं है तो हनी रिकमेंड करें उसे। और इसी तरह से अगर वो हार्ट इशू से नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का इशू नहीं है, तो आप उसे एग होल जो है ना वो ज़्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू एग वाइट। तो मीन कि अगर उसे हार्ट का या कोलेस्ट्रॉल का इशू है तो फिर एग वाइट दें आप, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो विटामिन डी है उसमें पाया जाता है, मीन कि एग यॉक में विटामिन डी की कंसंट्रेशन। और दूसरा इसी तरह हम रिकमेंड करते हैं जो फैट फ्री मिल्क, वो होता है फैट से फ्री करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर उसे हार्ट इशू है, मीन कि अगर LDL का इशू है, ट्राइग्लिसराइड का, अगर वो उससे इशू नहीं है तो जब भी आप फाइल देखें उसकी टेस्ट वगैरह लिपिड प्रोफाइल करा लें तो फिर आप उसे होल मिल्क वो करें, क्योंकि विटामिन डी के जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो फैट में ही पाए जाते हैं। जब आपका फैट रिमूव हो जाता है फिर कैल्शियम तो रह जाती है, विटामिन डी नहीं रहता। तो ये चीज़ें जो है ना अपने माइंड में रखनी है। कैन एनी क्वेश्चन?
सही जो स्पेरेटो कितने होते हैं, इनको ज़्यादातर हर्ब्स ट्रीट दी जाते हैं, क्या चीज़? डिफरेंट डिफरेंट हर्ब्स हर्ब्स हर्बल हर्बल ट्रीटमेंट हमारा जो काम ज़्यादा चलता है ना अभी ना हम हर्बल में हैं ना ही हम मेडिसिन में हैं, क्योंकि हम जो है ना दरमियान में हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमारे पास एक प्रोफेशनल डिग्री मौजूद है, लेकिन फिर किसी काउंसिल या इस तरीके से वो नहीं है, हम अटैच नहीं हैं। अगर हम जैसा कि पाकिस्तान PNDS है या मिलके उसकी भी डिग्री वैलिड की जाती है, या दूसरी रजिस्टर्ड डाइटिशियन काउंसिल्स हैं इंटरनेशनल, और उसके थ्रू हम हो जाते हैं, तो फिर हम बाकायदा इसकी सप्लीमेंटेशन या इस तरह का हो जाते हैं। वैसे मतलब कि ग्रीन मतलब कि उसको टी वगैरह इस तरह की बनाई जाती है कि डिफरेंट डिफरेंट वो तो हम अपने उस न्यूट्रिशन उसमें भी डालते हैं, लेकिन हम वो हमारा जो असल काम है वो है प्रिवेंशन पे और न्यूट्रास्यूटिकल्स पे, ना कि मिलके हाथ से एक पूरा इसका इसे क्या कहते हैं होम्योपैथिक की पूरी, और मजे की बात उनकी काउंसिल भी है होम्योपैथिक की, तो वो मिलके उनकी काउंसिल है, उनकी सारी प्रोडक्ट्स वगैरह उनके बाकायदा टेस्ट वगैरह रजिस्टर्ड हैं। हमारी अभी इस तरह की काउंसिल नहीं है, इसी वजह से जो है, लेकिन एज ए डाइटिशियन जो है ना हमारा जो मोस्टली काम है वो न्यूट्रास्यूटिकल्स पे है, ना कि हर्ब्स या मेडिकल, इन दोनों से हट के न्यूट्रास्यूटिकल। अभी भी काफ़ी सारी हैं कंपनीज जो न्यूट्रास्यूटिकल काम कर रही हैं। अब रिसेंटली मुल्तान में भी चांसेस हैं। कल मैं मिला हूँ एक शमा का जो GM है शमा इंडस्ट्री का, वो लॉन्च करना चाह रहे हैं। एक तो उन्होंने मोरिंगा टी जो है वो लॉन्च की हुई है, दूसरा एक इस तरह ओलिव ऑयल का भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, और दूसरा कह रहे हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी एस्टेब्लिश कर रहे हैं वो कैंट में। तो इस हवाले से जो है ना इनकी काफ़ी सारी और भी इंडस्ट्रीज या कंपनियां काम कर रही हैं। तो इसमें ये है, और दूसरा हमने बात की निमोनिया की। निमोनिया जो है ना 3 तरह का होता है। कैप कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, वेप वेंटिलेट कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, वेप वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया, एंड हैव हेल्थ केयर एक्वायर्ड निमोनिया। एक्वायर्ड कम्युनिटी एक्वायर्ड सबसे कॉमन है, तकरीबन जो मैक्सिमम केसेस होते हैं वो कम्युनिटी एक्वायर्ड के होते हैं। कम्युनिटी में मिसाल के तौर पर ओबेसिटी है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, स्मोकिंग है, डस्ट वगैरह, उसकी वजह से ज़्यादा कॉमन होता है। और सबसे जो निमोनिया के जितने भी केसेस हैं उसमें BMI का अहम रोल है। जितने भी इसके पेशेंट होते हैं मैक्सिमम या वो अंडर लेस देन 18 है या ग्रेटर देन 25, जो इनके पेशेंट मोस्टली निमोनिया या इस तरीके से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के जो केस वो किए जाते हैं। वेंटिलेटर में इनके अगर कोई पेशेंट आया है वेंटिलेटर पे तो तब उससे निमोनिया हो सकता है, इनके उसकी ऑक्सीजन या उसकी फ्लो कम होने की वजह से। और हेल्थ केयर जो एक्वायर्ड निमोनिया है वो मिसाल के तौर पर आप वेंटिलेटर पे नहीं है लेकिन हॉस्पिटल में आके आपको हो गया है, लेकिन ज़्यादा लोग आते इस वजह से हैं या किसी और डिजीज़ की वजह से आए हैं हॉस्पिटल में, निमोनिया आपका हो सकता है। एनी क्वेश्चन? सर अस्थमा की मैनेजमेंट हम इसी से कर सकते हैं जैसे COPD में? हाँ, मीन के ये अस्थमा भी इसी का पार्ट है। ट्यूबरकुलोसिस है, अस्थमा है, ये सारी जितनी भी हैं ये उसका वैसे रेस्पिरेटरी डिजीज़ की बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन उसमें कॉमन डिफरेंस नहीं है। फिर आप जब डीपली जाते हैं, क्योंकि हम जब क्योर पे जाएं तो फिर हमें एक एक चीज़ देख के फिर उनका हम वहाँ देखने पड़ते हैं हमें एक्टिव कंपोनेंट, लेकिन जब हम प्रिवेंशन पे जाते हैं जो एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ की कॉमन डायरेक्शंस हैं वो सारी मीन के इस तरह से फॉलो करनी पड़ती हैं इस तरीके से। और जब हम मीन के प्रिवेंशन यही स्ट्रेटजी होती है, जब क्योर पे जाते हैं तो फिर हमें एक एक कंपोनेंट देखना पड़ता है। सो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स को क्यों उनमें ज़्यादा कॉमन क्यों है, क्या रीज़न है? आप देखें कि जितने भी कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के केसेस ज़्यादा हैं, कोई भी बंदा है वो मीन के कम्युनिटी मीन के हॉस्पिटल आने से पहले वो पहले ही बीमार हुआ है,
लेकिन कुछ इससे हट के मरीज आते हैं, जैसे कि आप उसके आए हैं, कोविड के आए हैं, या मीन के फीवर के आए हैं, या इस तरह से ट्यूबरकुलोसिस, या इस तरीके से दूसरी पे फिर वहाँ हॉस्पिटल में होने की वजह से ऑक्सीजन या एक एनवायरनमेंट की वजह से, स्ट्रेस की वजह से जो है ना निमोनिया उनको अकर हो जाता है। लेकिन या जिनको ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन है, इसमें है भी इन्फेक्टेड ये, इसमें वही सबसे ज्यादा जो इसकी इन्फेक्शन है, इसमें बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, ये मोस्टली ज्यादातर इन मैक्रोब्स की इसके इन्फेक्शन की वजह से ये हो रहा होता है निमोनिया, ये इन्फेक्टेड ही है। तो जब इसमें हॉस्पिटल एलर्जेंस भी तो हो सकता है, एलर्जेंस जो होते हैं जो एलर्जीज है ना, वो आपकी आती हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। एलर्जीज जितनी भी हैं, जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस एलर्जी है या सीलिक है, वो आपको वो सर जैसे अस्थमा है, ये भी तो एलर्जी से होता है। मीन के इसमें ये देखें कि कम्युनिटी में आप देखें, जैसे कम्युनिटी एक्वायर्ड, मैंने आपको बताया कि डस्ट है या मैक्रोबियल है, ये दोनों हो सकते हैं। तो मीन के डस्ट, लेकिन उसकी में डस्ट की वजह से जो आपके एयर सैक हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं या मीन के ब्लॉक हो गए हैं, लेकिन ज़्यादा जो कॉज है वो उसकी मैक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया। लेकिन एलर्जेंस भी तो फिर अगर अस्थमा इसमें आता है तो फिर तो अस्थमा तो होता ही अस्थमा है, निमोनिया में allergies कैसे भी- आता है? निमोनिया में नहीं आता, है ना, नहीं। वो रेस्पिरेटरी डिजीज में आ रहा है। रेस्पिरेटरी में हाँ, आता उस है, लेकिन रेस्पिरेटरी में आ रहा निमोनिया है, निमोनिया में नहीं आ रहा, वो रेस्पिरेटरी डिजीज में आ रहा है। इसमें रेस्पिरेटरी डिजीज में आपका ट्यूबरकुलोसिस है, आपका एस्टमा है, आपका निमोनिया है, इस तरह आपका दूसरा जैसे एम्फिसीमा हमने पढ़ा है, ये है, ये सारी चीज़ें जो है ना उससे मीन के आपकी रेस्पिरेटरी, और रेस्पिरेटरी असाइनमेंट आपकी वो भी है, मीन के सीवीडी भी इसी में आती है आपकी, इस तरह HDL, LDL, हाइपरटेंशन, ये सारी जो है ना रेस्पिरेटरी डिजीज हैं। तो उनकी हर की अपनी ही स्पेसिफिकेशन, हम सिर्फ और सिर्फ हमने जो स्टडी की है वो निमोनिया और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इन दो को हमने डिस्कस किया है। फर्दर जो है ना वो बाकी वो रेस्पिरेटरी डिजीज हैं, ना कि निमोनिया की डिजीज हैं। एनी क्वेश्चन? एवरीथिंग इज क्लियर? अच्छा, अब आप लोगों के जो इसका वो है असाइनमेंट्स है 5 जो है, आप लोगों ने रेसिपीज बनानी है इसकी। हाँ, 5 तीन कर दे। नहीं, चलो 3 इसकी, और हाँ नहीं, सिर्फ इसकी सीओपीडी और निमोनिया, इन दोनों की मिलके कंबाइन बन जाएगी। और दूसरा जो हमने पहले इसका जल्द का पढ़ा है, 3 उसकी, हाँ 3 उसकी और 3 इसकी, 6 रेसिपीज आप लोगों ने बनानी है। फिर उसके बाद डाइट प्लान So PAP और HAP क्या है? वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया और HAP हेल्थ केयर एक्वायर्ड निमोनिया।